फैशन हर साल चेंज होता है ना? तो फैशन के हिसाब से आप कैसे अपने चिकनकारी को अपडेट करते हो? क्योंकि अगेन जो चिकनकारी है वो एक बहुत ही ट्रेडिशनल क्राफ्ट है और उस क्राफ्ट को आप किसी फ्यूजन के साथ मिक्स करो, ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो सकता है अगर वो फेल हो गया तो आप वो कैसे करते हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है श्रद्धा। और जो तुमने रिस्क की बात कही, रिस्क तो होता है पर ये शुरू से ही होता आया है। जब चिकनकारी आई थी वजूद में उस तब वो सिर्फ फैब्रिक पे काम होता था। मुगल्स के लिए वो काम फैब्रिक पे होता था। फिर धीमे धीमे जैसे जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई तो वो सिलवट्स चेंज होते गए। जैसे अंगरखा बना, साड़ी बनी, कुर्ते बने, लहंगे बने, तो वो अडाप्ट करते गए लोग उस चीज को। और आज के टाइम पे फ्यूजन के नाम पर काफी सारी वैरायटी अवेलेबल है चिकनकारी में। अभी मैं आपको बताऊं, एक कलेक्शन हमने लॉन्च किया था अराउंड 2020 में। वो हमारा बेस्ट सेलिंग था और हमने मोर देन आई थिंक 1500 पीसेस सेल किए थे विद इन 6 मंथ। वो हमने बनाया था डेनिम पे ट्यूनिक, डेनिम पे चिकनकारी का वर्क का फ्यूजन। हम लोग क्लासमेट्स हैं। बीइंग योर क्लासमेट, आई एम वेरी प्राउड टुडे कि तुमने अपना खुद का ब्रांड बैक इन 2019 शुरू करा और 2019 में कोई चीज शुरू करना एज अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, इट वाज नॉट इजी, आई नो दैट। तो भाई मेरे लिए तो बहुत प्राउड की बात है कि मेरी कोई क्लासमेट है जिसने अपना इतना बड़ा ब्रांड द चिकन लेबल फ्रॉम लखनऊ स्टैब्लिश करा। वेलकम टू माय पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने टाइम निकाला कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। थैंक यू सो मच, प्लेजर इज ऑल माइन। कोमल, मुझे ये बताओ तुम्हारी ये जर्नी शुरू कैसे हुई? मतलब हाउ डिड यू डिसाइड कि तुम्हें चिकनकारी का बिजनेस करना है? फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर होना इट्स नॉट इजी। कोई भी बैकग्राउंड नहीं है बिजनेस का, कुछ नहीं है, तो कैसे सोचा और तुम्हें क्यों लगा कि तुम्हें इसमें सक्सेस मिल जाएगी? 2014 में हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। फिर मैंने एमबीए की तैयारी स्टार्ट कर दी और मैंने कैट की तैयारी की थी। मैंने फर्स्ट टाइम कैट अटेम्प्ट किया था तो इट वाज अराउंड 92% टाइम। लेकिन घर की कुछ ऐसी सिचुएशंस हो गई कि जहाँ पे मुझे उनको हेल्प करने के लिए ज्वाइन करना पड़ा। तो मैंने 6 to 8 मंथ्स कॉर्पोरेट जॉब करी थी। फिर उसके बाद मैंने ड्रॉप शिपिंग, जो आज के टाइम पे ड्रॉप शिपिंग बहुत फेमस है, मैंने वो स्टार्ट किया। वो मैंने स्टार्ट किया सूरत और गुजरात से इंटरनेशनल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे। वो मैंने 3-4 साल किया और वो बहुत अच्छा मेरा बिजनेस चल रहा था। मुझे बहुत सारा नॉलेज हुआ उसी बीच में। बहुत सारे वेंडर्स के साथ टाई अप किया मैंने और मैंने ट्रैवल बिल्कुल नहीं किया, एवरीथिंग वाज ऑन कॉल। ठीक है। फिर 2018 में सेटबैक्स आने लगे क्योंकि जो क्वालिटी हम एक्सपोर्ट कर रहे थे शुरुआत में वो खराब होने लगी। क्योंकि उस वक्त देखा जाए तो ऑनलाइन सेल बढ़ने लगी थी, डिमांड बढ़ने लगी थी और सप्लाई उस हिसाब से नहीं हो पा रही थी, तो क्वालिटी डिग्रेड होने लगी कपड़ों की। और फिर मुझे बाहर से कंप्लेंट्स आने लगी। जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म थे उस पर रैंकिंग भी खराब होने लगी। तो फिर इसी तरह एक दिन मैं मार्केट में थी और हजरतगंज की मार्केट में थी, तो मैंने वहाँ देखा कुछ फॉरेनर्स हैं और वो चिकनकारी परचेज करते हैं। तो वहाँ से एक आइडिया क्लिक किया मुझे कि अगर फॉरेनर्स यहाँ आके परचेज कर रहे हैं तो अगर उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए तो वो वहाँ भी परचेज करेंगे। फिर मैंने आकर गूगल पे काफ़ी रिसर्च करी। मैंने 1-2 नाम ही देखे चिकनकारी के लखनऊ के, बहुत बड़े नाम, बहुत बड़े लेवल पे जो काम कर रहे थे। तो फिर मैंने सोचा लेट्स डू दिस। फिर मैंने उन्हीं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे चिकनकारी के प्रोडक्ट्स कुछ सोर्स किए डायरेक्ट आर्टिजन से। मैं गई चौक में, वहाँ पे मैंने देखा कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जहाँ पे लोग आते हैं कारीगर कच्चा माल लेके। तो मैं अपनी मदर के साथ गई, उन्हें चिकनकारी की बहुत नॉलेज थी क्योंकि वो साड़ी पहनती थी, मेरी नानी पहनती थी, मेरे लिए फ्रॉक्स वगैरह वो लेकर आती थी, कुर्ते वगैरह। तब मुझे चिकनकारी के बारे में पता नहीं था, मुझे लगता था ये पुरानी स्टाइल में क्या पहनूंगी। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि ये मैजिकल आर्ट है। तो फिर उसके बाद मैं लेकर आई सब कुछ और मैंने उनका शूट किया और मैंने उसको लिस्ट कर दिया। यू वोंट बिलीव, मैंने रात में लिस्ट किया, सुबह मुझे 10-12 ऑर्डर आ गए। और फिर वो मुझे लगा कि इट इज अ साइन, इतना क्रेज है। मतलब वो ये इट्स अ साइन। एक्चुअली वो एक फोटो थी, दिशा पटानी ने व्हाइट कलर की चिकनकारी कुर्ती पहनी हुई थी।
तो वही मैंने लिस्ट करी, उससे मिलती जुलती अराउंड 95% मिलती जुलती मैंने वो कुर्ती लिस्ट कर दी। उसके मुझे 10-12 ऑर्डर आ गए। मेरे पास 2 कुर्तियां थी बस, मुझे 12 ऑर्डर्स आ गए। दूसरा आइडिया मुझे ये भी क्लिक किया, लोग सेलिब्रिटी ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। क्योंकि फिर मैंने और एक्सप्लोर किया तो मैंने देखा जो सेलिब्रिटीज चिकनकारी पहन रहे हैं उस टाइम पे, उसको लोग पसंद कर रहे हैं, लोग सर्च कर रहे हैं। मैंने फिर क्या किया, मैंने सिमिलर डिजाइन उठानी शुरू करी और मैंने लिस्ट करना शुरू किया। मुझे रिस्पॉन्स अच्छा आने लगा। ये है 2018 की बात। फिर मैंने सोचा कि कब तक मैं अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट रहूंगी। मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड हार्दिक के साथ मिलकर अपनी खुद की वेबसाइट, अपना इंस्टाग्राम द चिकन बेबी लॉन्च किया। ये जर्नी मतलब तुम्हारा इंस्पिरेशन ड्रॉप शिपिंग था। कोमल, तो ये बताओ, किसी को अगर अपनी चिकनकारी ब्रांड शुरू करनी है तो वो कैसे कर सकता है? क्या चैलेंजेस होते हैं इसमें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तब वो टाइम बहुत टफ था। लाइक हमने अगर 2018 में मैंने स्टार्ट किया था अदर प्लेटफॉर्म पे, फिर मैंने अपनी वेबसाइट बनाई, तो वहाँ पर हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम थे। कैसे मार्केट रिसर्च करनी है, कहाँ आर्टिसंस ढूंढने हैं, ये सब बहुत टफ था, क्योंकि ऑनलाइन कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं था और बहुत कम आर्टिसंस थे जो लखनऊ में आके काम कर रहे थे। बाकी सारे लखनऊ के आउटस्कर्ट्स में काम करते हैं। पर आज के टाइम बहुत ईजी हो गया है। आपको एक बार गूगल पे डालना है कि होलसेल का मार्केट कहाँ है और आपको लखनऊ के चौक में ही 15-20 होलसेल मार्केट मिल जाएंगे। उन मार्केट्स में आपको ट्रेडर्स, रिटेलर्स सब मिल जाएंगे, जिनके साथ आप अपना कम्युनिकेशन बना सकते हो, आप डील साइन कर सकते हो और आप थोड़े से ही कलेक्शन के साथ स्टार्ट कर सकते हो। इवन आज हमारे टाइम पे तो नहीं इतनी ज़्यादा अवेलेबल थी, आज के टाइम पे क्रेडिट फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो बहुत ज़्यादा ये ईजी हो गया है। हाँ, स्ट्रगल यहाँ पर आता है कि लोगों को लगता है कि हम ऑथेंटिक चिकनकारी कहाँ ढूंढें। बहुत बार ऐसा होता है कि मशीन वर्क लोग प्रमोट कर देते हैं कि नहीं, ये हैंड एम्ब्रॉयडरी है, ले लो। तो उसके लिए थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, उन्हें स्टडी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आर्ट के बारे में जानना पड़ेगा कि एक्चुअल चिकनकारी क्या है, हैंड वर्क है, ये बहुत ज़रूरी है। कोमल, ये बताओ, तो अगर किसी को इस बिजनेस में जाना है, इसका मतलब कि उसके लिए फैशन की डिग्री या फैब्रिक की नॉलेज होना मैंडेटरी है? नहीं, मेरे पास खुद फैशन की कोई डिग्री नहीं है। मैंने ग्रेजुएशन करी थी, उसके बाद मैंने डिस्टेंस एमबीए किया था, उसके बाद मैंने मेंटरशिप ली थी। मैंने कोई फैशन की डिग्री नहीं करी। हाँ, लेकिन मुझे फैब्रिक की नॉलेज है। फैब्रिक की नॉलेज किसी भी बंदे को हो सकती है। आप अगर किसी फील्ड में हो, आपने उस फील्ड में 2 से 3 साल दिए हैं, आपको उसकी नॉलेज ऑब्वियसली हो जाएगी। जब आप वेंडर्स के पास जाते हो, जब आप फैब्रिक वालों के पास जाते हो, वो आपको नई नई चीजें बताते हैं। मतलब ग्राउंड लेवल पे उस बंदे को ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा। अगर आप ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करोगे तो कोई भी आपको इजीली बेवकूफ बना देगा। ये आपने अभी बोला कि बैक इन 2019 ये बहुत डिफिकल्ट था और आज के टाइम पे इजी है, बट बैक इन 2019 आपके पास उतना कंपटीशन नहीं रहा होगा। आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत है। तो आपका जो बिजनेस शुरू आपने किया था 2019 में 2025 तक, आज तक वो चल रहा है विद बिग नेम। क्या चैलेंजेस थे कंपटीशन को ओवरकम करने में, और आपने वो कंपटीशन को कैसे अपने बिजनेस से एलिमिनेट किया कि आपका बिजनेस स्केल होता रहे? कंपटीशन तो हमेशा था। 2019 में भी कंपटीशन था, बट इस मास लेवल पे नहीं था। लेकिन मैं बिलीव करती हूँ कि हर ब्रांड और हर बिजनेस का एक वाई होता है उसके पीछे, उसके स्टार्ट होने के पीछे। तो जो मेरा ब्रांड था, जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे ब्रांड के पीछे था क्वालिटी। मैंने क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स ऐसे हैं जिन्होंने चिकनकारी जो स्लो प्रोसेस है उसे फास्ट फैशन बना दिया। फास्ट फैशन जब आप चिकनकारी को बनाते हो, उसको फास्ट फैशन में जब आप लेके आते हो, तो आपको कहीं ना कहीं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये स्लो और फास्ट फैशन क्या है? चिकनकारी स्लो फैशन। स्लो फैशन जो होता है वो एक टाइम पीरियड में रेडी होता है। इसका टर्न अराउंड टाइम जो है, जो प्रोडक्ट रेडी होता है, वो काफी लंबा है, जिसको बोलते हैं हम टैप। लेकिन जो फास्ट फैशन है उसमें जो प्रोडक्शन साइकिल होती है वो बहुत लो होती है, बहुत ही जल्दी जल्दी प्रोडक्शन होता है और एक मास लेवल पे प्रोडक्शन होता है। फास्ट फैशन जो है इस वक्त रिस्पॉन्सिबल है 63% ऑफ पोल्यूशन इन होल वर्ल्ड। फास्ट फैशन अलोन। ऐसा क्या होता है फास्ट फैशन में? फास्ट फैशन में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं मोस्टली वो चीप क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिसमें ज्यादातर नायलॉन, प्लास्टिक, इन सब का यूज होता है। बट जो चिकनकारी का प्रोसेस है ये स्लो प्रोसेस है, ये 7 स्टेप प्रोसेस है, मिनिमम 7 स्टेप। तो इसमें क्या होता है, ये सारी हैंड एम्ब्रॉयडरी, हैंड स्टिचिंग, सब कुछ इस प्रोसेस से जाता है। इस वजह से हम इसे स्लो प्रोसेस बोलते हैं। इसमें जो फैब्रिक यूज होता है वो रिच फैब्रिक यूज होता है।
फैब्रिक ड्यूरेबल होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, इस वजह से इसे हम सस्टेनेबल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये होता है कि आप अपनी ब्रांड को किस तरह डेवलप कर रहे हो, ठीक है। तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि अगर मुझे कम टाइम में प्रॉफिट बनाना है तो मैं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर लूँ। पर मैंने ये सोचा अगर मैं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ तो मेरा वाई वहाँ पर, वाई जो मेरा एक बिजनेस का रीजन था, इंटेंशन था, वो वहाँ पर नहीं रहे, विजन फेल हो जाएगा। विजन फेल हो जाएगा। मेरा विजन यही था कि मैं आर्टिसंस के साथ चलूँ। तो उसी को फॉलो करते हुए जब भी हम कलेक्शन लॉन्च करते हैं, हम मैसिव एक बिग कलेक्शन लॉन्च नहीं करते, हम साल में 3 से 4 बार कलेक्शन लॉन्च करते हैं और हम उनकी क्वांटिटी भी मास प्रोडक्शन में नहीं करते। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, उसे हम कंटिन्यू करते हैं। और ऐसे कुछ ऐसे प्रोडक्ट है हमारे हीरो प्रोडक्ट जो 2020-19 से भी चले आ रहे हैं, वो आज भी बन रहे हैं। वो स्लो है प्रोसेस, बट स्टिल वो एक रेगुलर काम आर्टिसंस के पास जाता रहता है, उनकी भी आमदनी होती है। और हमारा जो हीरो प्रोडक्ट है, हमें पता है कि हम सिक्योर्ड है, ये इसको तो सेल में जाना ही जाना है। मतलब तो इस तरह से कंपटीशन को हम टैकल करते हैं। कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए आप कभी भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। क्वालिटी से हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटर्स भी हैं जो बहुत पैसा बर्न कर रहे हैं टू अक्वायर कस्टमर। लेकिन आप ये सोचो कि अगर आप कस्टमर तो अक्वायर कर ले रहे हो और आप क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, या कस्टमर का पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है आपके साथ, तो रिपीट कस्टमर नहीं आएंगे। तो क्लोथिंग ब्रांड में रिपीट कस्टमर्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जो रेशियो एग्जैक्टली जो हमारा अभी रिपीट कस्टमर रेशियो चल रहा है, इट्स अराउंड 38 to 40%। ये बहुत ही रेयर है क्लोथिंग ब्रांड, क्योंकि और मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे एक जो मेरी टीम है, कस्टमर केयर टीम, उसका बहुत बड़ा हाथ है, जो पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस को बहुत स्मूथ बनाती है। तो ये सब फैक्टर्स भी हैं। तो हम क्या माने, फर्स्ट ईयर में ही आप ब्रेक इवन पे पहुंच जाते हो? डिपेंड्स कि आप किस स्केल पे स्टार्ट कर रहे हो और आपके पास सिस्टम्स कैसे हैं और आपके जो 7 फंक्शंस ऑफ बिजनेस हैं वो कैसे कर रहे हो, ऑपरेट आप कैसे कर रहे हो। क्योंकि अगर हमारी केस की बात करें तो हमने अचीव किया था, हम आज भी अचीव कर रहे हैं। आपने बताया कि आपने 25,000 पे शुरू किया, राइट। तो आपकी क्या एक साल में आपकी क्या जर्नी रही, कैसे प्रॉफिट आपका आया? 25,000 से हमने स्टार्ट किया था, नेक्स्ट ईयर हमने क्लोज किया था अराउंड 75 लाख पे। उस वक्त मार्केटिंग पे हमें बहुत ज्यादा बर्न नहीं करना पड़ता था, क्योंकि ऑर्गेनिक मार्केटिंग बहुत अच्छी चल रही थी। और ये हमारा यूएसपी भी रहा है इवन, कि हमने ऑर्गेनिक बहुत अच्छा ग्रो किया है, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे हमारी वेबसाइट पे हो। हमारे कोलैबोरेशन जो हुए सेलिब्रिटी, वो सारे बार्टर कोलैबोरेशंस हुए। उसके लिए भी हमने एजेंसीज को पे नहीं किया था अराउंड 3 years। और हमने अपनी लाइफ में, अपनी ब्रांड लाइफ में अभी तक बहुत कम पेड कोलैबोरेशंस किए, क्योंकि सेलिब्रिटीज खुद आगे से भी अप्रोच करते थे हमारी ब्रांड को। तो ये हमारे लिए प्लस फैक्टर भी रहा। कौन कौन से सेलिब्रिटीज रहे हैं आपके? बहुत सारे टीवी सेलिब्रिटीज, करिश्मा तन्ना एक बहुत पॉपुलर फेस है, सारा अली खान काफी फेमस है, और शांतनी घोष, और कुछ साउथ इंडियन एक्ट्रेसेस भी हैं, जो जैसे कल्याणी प्रियदर्शनी, उन्होंने खुद अप्रोच किया था हमें कि उन्हें हमसे अंगरखा चाहिए। तो इस तरह के काफी सारे एक्टर्स रहे हैं जिन्होंने हमसे परचेज किया। ट्रेडिशनल और मशीन वर्क में क्या डिफरेंस है? एज अ कस्टमर मैं कैसे पहचानूंगी कि ये हैंड वर्क है इसलिए एक्सपेंसिव है, और ये मशीन वर्क है तो इतना एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए? ये हॉटेस्ट क्वेश्चन है चिकनकारी का। ट्रू। चिकनकारी को बहुत ज्यादा इस वक्त, मशीन चिकनकारी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है इन द नेम ऑफ ऑथेंटिक हैंड एम्ब्रॉयडरी, और बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते। जब आप कहीं जाते हो और आपको लग रहा है कि आपको शक है, तो मैं आपको कुछ कॉमन ऐसे साइंस बता देती हूँ कि आपको पता चल जाएगा कि ये मशीन वर्क है या ऑथेंटिक चिकनकारी है, हैंड एम्ब्रॉयडरी है। जब आप फैब्रिक को लोगे हाथ में, तो जो उसकी एम्ब्रॉयडरी है वो आपको सॉफ्ट अगर फील हो रही है तो वो हैंड एम्ब्रॉयडरी हो सकती है। लेकिन अब आपको अगर एम्ब्रॉयडरी बहुत हार्ड फील हो रही है, या आप उसको पीछे पलट के देखोगे, उस पर टिश्यू की लेयरिंग होगी, टिश्यू पेपर की, तो वो 100% मशीन एम्ब्रॉयडरी है। मशीन एम्ब्रॉयडरी जो होती है वो एक चीप फैब्रिक पे बनाई जाती है। ऑब्वियसली उन्हें कॉस्ट कटिंग करनी है, फास्ट फैशन में लेकर आना है इसको, तो उसका फैब्रिक वो अच्छा यूज नहीं करेंगे, वो एक्सपेंसिव फैब्रिक बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। तो वो जो आपको फैब्रिक के फील से पता चल जाएगा, मोस्टली जो नायलॉन फैब्रिक होता है या मिक्स कॉटन फैब्रिक होता है उस पे होता है। पर जब ऑथेंटिक हैंड एम्ब्रॉयडरी आप एक्सपीरियंस करोगे, तो जो उसके थ्रेड्स हैं
उससे आपको फील होगा कि ये नॉटिंग की गई है। आप उसको पीछे पलट के देखोगे तो आप देखोगे कि उस पे लूज थ्रेड है या उस पे नॉट्स बने हुए हैं। तो जो विमेन आर्टिसंस होती हैं उसको लॉक करने के लिए एम्ब्रॉयडरी को उस पे थ्रेड्स की नॉट बना देती हैं, तो छोटे छोटे लटकते भी रहते हैं। वो फिनिशिंग में हम काट देते हैं बट स्टिल वो विजिबल होते हैं। लेकिन मशीन एम्ब्रॉयडरी में सब कुछ इवन दिखेगा। लेकिन आपको चिकनकारी की जो हैंड एम्ब्रॉयडरी है उसमें सिमेट्री नहीं मिलेगी कि सब कुछ एक जैसा है। कुछ कुछ मोटिव्स जो एक जैसे बने होंगे वो अलग अलग लगेगा, थोड़ा सा छोटा बड़ा है, लेकिन वो जो पूरा जब आप उसको देखते हो तो वो एक फील अलग आता है। फैब्रिक का फील अलग होता है क्योंकि जो चिकनकारी होती है, ऑथेंटिक चिकनकारी, वो हमेशा सॉफ्ट फैब्रिक पे होती है, ब्रीदेबल फैब्रिक पे, फ्लोई फैब्रिक पे। मशीन चिकनकारी जो होती है वो हार्ड फैब्रिक पे होती है। अदरवाइज जब मशीन उसे बनाती है तो वो कपड़ा फट जाए। ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस है। मार्केट में इस वक्त सबसे बड़ा जो स्कैम हो रहा है वो हकोबा का एक फैब्रिक आता है। बहुत देखा होगा तुमने, अगर मैं तुम्हें भी दिखाती हूँ। हकोबा नाम तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। उसको पूरी दुनिया चिकनकारी के नाम से बेच रही है। वो मशीन मिल मेड फैब्रिक होता है। इवन मैं मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर सब जगह गई हूँ, वो चिकनकारी के नाम पे बिक रहा है। वो तो छोड़ो, हद तो ये है कि इंडिया की बिगेस्ट प्लेटफॉर्म मिंत्रा, अमेज़न, इन सब पे भी वो चिकनकारी, ऑथेंटिक चिकनकारी के नाम और पे लोगों को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो फैशन हर साल चेंज होता है ना? तो फैशन के हिसाब से आप कैसे अपने चिकनकारी को अपडेट करते हो? क्योंकि अगेन जो चिकनकारी है वो एक बहुत ही ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, और उस क्राफ्ट को आप किसी फ्यूजन के साथ मिक्स करो, ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो सकता है अगर वो फेल हो गया तो आप वो कैसे करते हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है श्रद्धा। और जो तुमने रिस्क की बात कही, रिस्क तो होता है पर ये शुरू से ही होता आया है। जब चिकनकारी आई थी वजूद में, उस तब वो सिर्फ फैब्रिक पे काम होता था। मुगल्स के लिए वो काम फैब्रिक पे होता था। फिर धीमे धीमे जैसे जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई तो वो सिलहट्स चेंज होते गए। जैसे अंगरखा बना, साड़ी बनी, कुर्ते बने, लहंगे बने, तो वो अडाप्ट करते गए लोग उस चीज को। और आज के टाइम पे फ्यूजन के नाम पर काफी सारी वैरायटी अवेलेबल है चिकनकारी में। अभी मैं आपको बताऊं, एक कलेक्शन हमने लॉन्च किया था अराउंड 2020 में। वो हमारा बेस्ट सेलिंग था और हमने मोर देन आई थिंक 1500 पीसेस सेल किए थे विद इन 6 मंथ। वो हमने बनवाया था डेनिम पे ट्यूनिक, डेनिम पे चिकनकारी का वर्क का फ्यूजन किया था। वो हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था डेनिम पे चिकनकारी। और डरते हुए लॉन्च तो किया था। स्टार्टिंग में हमने उसके 60 पीसेस बनवाए थे और वो एक इन्फ्लुएंसर ने पहना और वो सोल्ड आउट हो गया। उसके बाद हमें लगा कि हमें इस पे एक्सपेरिमेंट करनी चाहिए। फिर हमने चिकनकारी पे काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए, शर्ट्स बनवाई, क्रॉप टॉप बनवाए, ट्यूनिक्स बनवाई। उसमें से कुछ डिजाइन अच्छे चले, कुछ फेल हो गए, तो हमें ये रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ट्रेंड्स के पीछे भागते रहे। हमें चिकनकारी को ट्रेंड्स के आसपास अडेप्ट करना होता है। और आज के टाइम पे भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चिकनकारी में बन रही हैं, कुछ फेल होती हैं, कुछ सक्सेसफुल हो जाती हैं। तो हमें इसी तरीके से ये सोचना है कि अगर ट्रेंड है तो हमें फॉलो तो करना पड़ेगा, बट हम उसे उसका फ्यूजन ऐसा कैसे बना सके जो सस्टेनेबल भी हो और जो आर्ट है, जो क्राफ्ट है, वो सरवाइव करती है। अच्छा, आपको ये चीज लगती है कि अगर हम एक चिकनकारी को ट्रेंड के साथ फ्यूज करके नहीं लेके आते हैं आगे तो वो फेल हो जाएगी? क्योंकि मुझे लगता है चिकनकारी खुद में इतनी खूबसूरत है कि आप अगर उसको ट्रेंड के साथ नहीं भी लेके आते हो तो भी वो उसने अपनी एक मार्केट में जगह बना के रखी है। राइट। तो आपको लगता है कि एक्सपेरिमेंट्स करना जरूरी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब हमने शुरुआत करी थी तो हमने शुरुआत कुर्ते से करी थी सिर्फ, और हमने 3-4 साल सिर्फ कुर्ता और साड़ी ही बेची थी और हमें अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। और हमारी सबसे बड़ी बात है, हमारी किसी भी डिजाइन में फेलियर नहीं था। लेकिन फिर हमें धीमे धीमे इस चीज का एहसास हुआ कि हम जो ऑडियंस अट्रैक्ट कर रहे हैं वो हम मिलेनियल्स या उनके अबव ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। जेनजीज को अभी कुर्ता और साड़ी नहीं पहननी है, ठीक है, वो तो उनकी एज ग्रुप है ना। अभी वो उस एज ग्रुप में है कि वो पहनना नहीं चाहते, बट आफ्टर सर्टेन एज वो भी प्रेफर करेंगे। लेकिन श्रद्धा, यहाँ पर क्या है, अगर हम उन्हें इस आर्ट से रूबरू नहीं करवाएंगे तो उनका इंटरेस्ट इस आर्ट में नहीं रहेगा। और इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर ये आर्ट आपको सरवाइव रखनी है तो आपके जेनजीज जो हैं उन्हें भी इस आर्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इस वजह से हमने ये एक्सपेरिमेंट किया और हमने भी नहीं सोचा था कि एक्सपेरिमेंट अच्छा होगा, और लखनऊ में भी काफी अच्छा चला। वो है स्ट्रैपी कुर्ता। अभी लास्ट 2 ईयर से स्ट्रैपी कुर्ता आर बेस्ट सेलिंग। क्यों? क्योंकि वो जेनजीज को बहुत पसंद आ रहा है। क्रॉप टॉप बेस्ट सेलिंग हो रहा है हमारा।
क्यों? क्योंकि वो जेंजीज को पसंद आ रहे हैं। क्योंकि क्राफ्ट को भी सरवाइव करना है। जो हमारे आर्टिसंस हैं उनकी आगे की जनरेशन ये काम नहीं करना चाहती, क्योंकि ये स्लो काम है, टीडीएस है, स्लो प्रोसेस है। तो उन्हें लगता है कि रील वाली जनरेशन जो है वो ये काम नहीं करना चाहती। वो सोचती है कि हम कुछ और कर लें, हम कंटेंट बना लें या हम जॉब कर लें, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें वो फेयर रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। अच्छा कोमल, जैसे तुमने बताया कि बहुत सारे प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हो, कुछ सक्सेस होते हैं, कुछ सक्सेस नहीं होते हैं, तो कुछ लॉसेस भी, कुछ स्लॉट्स आपके लॉस में भी जाते होंगे। तो वो जो स्लॉट्स आपके लॉस में जाते हैं, आप क्या मतलब वो पूरी तरीके से आप उसको डिस्पोज कर देते हो, या वो कहीं किसी तरीके से आप रीयूज करके उसका कुछ कॉस्ट निकाल लेते हो? बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लॉस होते हैं, क्लोथिंग ब्रांड में लॉस होते ही होते हैं। तो एक इंसिडेंट मैं शेयर करती हूँ। 2023 की बात है। हमारे आर्टिसन हैं, वो हमारे पास से अराउंड 60 पीसेस लेके गए थे और उन्होंने अपने गांव में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। उनके गांव में बाढ़ आ गई थी और वो सारे पीसेस खराब हो गए। तो इस तरह के जो लॉसेस होते हैं वो हम उनको लॉस में ही डालते हैं, वो हमारे बैड डेट में ही समझ चले गए। लेकिन कुछ ऐसे लॉसेस हैं जिनसे हम रिकवर कर सकते हैं, जिनसे हम कुछ नया बना सकते हैं। कुछ साड़ियाँ हमारी जैसे खराब होती हैं, उनसे हम कुशन्स बनवा देते हैं, कुशन कवर बनवा देते हैं। कुछ कुर्तियाँ जो हमारी खराब हो जाती हैं या उस पर एम्ब्रॉयडरी अच्छी नहीं आती है, उनसे हम कुछ ऐसा बनवा कर गिफ्टिंग कर देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे कलेक्शन में कुछ कुछ पीसेस रह जाते हैं, या काफी टाइम हो गया तो कलेक्शन ओल्ड हो गया तो वो सेल आउट नहीं होता है। तो उसके लिए, या कुछ ऐसा होता है आर्टिसंस खुद अपने पीसेस हमारे पास लेके आते हैं, बोलते हैं आप इन्हें ट्राई करो, इन्हें सेल करो, ये हमारा क्रिएशन है, आप इसे सेल करो। तो उनके प्रोडक्ट्स को लेकर हम उन्हें अपनी क्लोजेट सेल में इंक्लूड कर देते हैं। क्लोजेट सेल हम मंथ में एक बार करते हैं, ये 2 दिन की सेल होती है। इसमें हम अपना प्रॉफिट मार्जिन नॉमिनल रखते हैं और ये हमारी बेस्ट सेल होती है। तो मुझे लगता है कि हम इस तरह से भी अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। फिर हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें भी बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है। तो उस वेस्ट को मैनेज करना एक बहुत बड़ा सरदर्द है और वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ एनजीओ के साथ टाई अप कर लेते हैं और वो उन्हें भेज देते हैं। मतलब वो जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो किसी एनजीओ के पास चला जाता है जो एज अ सोशल वर्क भी काम आता है। राइट। कुमल, मेरा एक सवाल ये था कि एज अ कस्टमर जब मैं चिकनकारी लेने जाती हूँ तो मैं हमेशा एक्सपेंसिव लेकर के आती हूँ। क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि मुझे एक्सपेंसिव चाहिए, इसलिए क्योंकि चिकनकारी एक्सपेंसिव है। अगर आप अच्छी चिकनकारी लेने जाओगे तो वो एक्सपेंसिव होती है। बट सवाल ये है कि मैंने अभी रिसेंटली एक 8th क्लास की बुक में पढ़ा था, ऐसा लिखा हुआ था उसमें कि आर्टिजन्स को जो ये काम करते हैं उनको फेयर वेजेस नहीं मिलते हैं। मेरा एज अ कस्टमर ये सवाल है आपसे कि जब हम इतना एक्सपेंसिव चिकनकारी खरीद रहे हैं तो आर्टिजन्स को फेयर वेजेस क्यों नहीं मिलते हैं? जैसे तुमने बताया कि आर्टिसंस को फेयर वेजेस नहीं मिलते, ये बात बहुत हद तक सच भी है और अब इस पे बहुत ज्यादा काम भी किया जा रहा है। कुछ ब्रांड्स हैं, उन्होंने अपनी पॉलिसीज में इस चीज को रख रखा है। जो अगर वेंडर्स के साथ काम करते हैं तो उन्हें ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आर्टिसंस का जो रेम्यूनरेशन है वो फेयर होना चाहिए। जैसे मेरी जो ब्रांड है उसमें हम जब भी आर्टिसंस के साथ मीटिंग करते हैं हम उनसे पूछते हैं कि आपकी क्या कैपेसिटी है, आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हो और आपकी क्या चार्जेस हैं। तो हम दोनों एक म्यूचुअल प्राइसेस पे आते हैं। इसी तरीके से जब हम वेंडर्स के साथ काम करते हैं हमारे उन्हें क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि देखिए ना हमें क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना है, ना हमें रेम्यूनरेशन में कॉम्प्रोमाइज करना है। और इसी वजह से जो कॉस्ट ऐड होती है वो हमारे प्रोडक्ट में ऐड हो जाती है। अगर हम अपने कस्टमर से नहीं लेंगे तो हम अपने आर्टिसंस को नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर ये फैक्टर है। हाँ, अभी भी ऐसा होता है कि उन्हें फेयर रेम्यूनरेशन नहीं मिलते, क्योंकि मिडिल मैन जो फैक्टर है ना, एक मिडिल मैन के नाम से एक प्री कंसीव नोशन है कि एक ऐसा आदमी जो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले ऐसा होता था क्योंकि पहले बहुत कम सप्लाई थी, डिमांड भी ठीक ठीक थी बट सप्लाई कम थी, लोग भी कम थे बनाने वाले। अब लोग भी बहुत ज्यादा हैं बनाने वाले। और पहले ऐसा था कि जो जनरेशन से लोग चले आ रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, उनकी मोनोपोली भी थी। अच्छा, तो कैसे भी ना करके आर्टिसंस को उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पे राजी होना पड़ता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी जब से ये कोविड के बाद से ई कॉमर्स बढ़ा है तब से चिकनकारी की बहुत सारी ब्रांड्स आ गई हैं और आर्टिसंस को रेगुलर वर्क मिल रहा है। अब उन्हें किसी के टैंट्रम्स देखने की जरूरत नहीं है। आज आप हमारे साथ काम नहीं कर रहे तो किसी और के साथ काम कर रहे हैं। उनकी डिमांड तो ऐसे भी है। एग्जैक्टली, उनकी डिमांड तो है ही।
तो उन्हें इस चीज का नहीं, अगर आप उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं आ रहे तो वो बोलते हैं कि भाई अपना सामान ले जाओ, हमको नहीं करना काम, हमको दूसरी पार्टी दे रही है काम, उनका यही कहना होता है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि आर्टिजन्स को फेयर वेजेस मिल रहे हैं? मैं पूरी तरीके से तो नहीं कहूंगी, जिन आर्टिसंस को इस चीज की अवेयरनेस है हम्म। उन्हें मिल रहे हैं, जिन्हें अवेयरनेस नहीं है उन्हें नहीं मिल पा रहे। और बात यहाँ पे होती है स्किल्ड आर्टिसंस की और अनस्किल्ड की। स्किल्ड आर्टिसंस वो होते हैं जो काफी समय से काम करते आ रहे हैं, कई जनरेशन से काम करते आ रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि उनकी जो स्किल है, उनको पता है कि हाँ अगर मैं जितना अच्छी एम्ब्रॉयडरी करके दूंगा या दूंगी तो मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। लेकिन जो अनस्किल्ड है, जो चालू काम कर रहा है, वो इसी में है कि हाँ बस मेरा महीने का खर्चा किसी तरीके से निकल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, मैं अपना घर चला लूँ। उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है कि ये जो वो चीज बना रहे हैं उसको थोड़ा सा अगर वो बेहतर कर दें अपनी स्किल से तो उन्हें बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है। ये अवेयरनेस की कमी है, और ये अवेयरनेस की कमी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए इसमें, कि ये अवेयरनेस उनके अंदर डाली जाए। आपको लगता है कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं बीच में आकर के इन आर्टिजन्स को प्रमोट करना चाहिए, और या कोई एक सेट वेज रख देना चाहिए कि मिनिमम इतना तो मिलना ही चाहिए हर आर्टिजन को, चाहे वो स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो? गवर्नमेंट अपनी तरफ से काफी सारी चीजें, काफी सारी स्कीम पॉलिसीज लेकर आती है, लेकिन बात है कि बहुत सारी स्कीम्स और पॉलिसीज जो है ना वो पेपर में ही रह जाती है, फॉलो नहीं होती तक पहुंचती ही नहीं है। जैसे ओडीओपी गवर्नमेंट लेकर आई, बहुत अच्छी स्कीम है और उसने मैंने भी ओडीओपी का लाभ उठाया है। पर प्रॉब्लम ये है कि एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही है उन तक। अगर वो उन तक एजुकेशन पहुंचेगी तो उनके लिए बहुत फायदेमंद है। गवर्नमेंट बहुत सारे फ्री एग्जीबिशंस कराती है आर्टिसंस के लिए, जहाँ पर उन्हें कुछ भी पे नहीं करना होता है, सिर्फ अपना प्रोडक्ट ले जाकर सिर्फ अपना लगाना होता है। एग्जैक्टली। लेकिन बात ये है वहां तक बात पहुंचती नहीं है, क्योंकि जो विमेन आर्टिसन है वो घर में ही रह जाती है, और जो उनकी जगह मिडिल मैन काम कर रहे होते हैं वो दूसरों के साथ काम करने लगते हैं, वो अपना फायदा देखते हैं। ऐसा नहीं कि सब ऐसे हैं, मैं ये नहीं कहूंगी। मैं जिन लोगों के साथ काम कर रही हूँ मुझे पता है कि हाँ वो अपना 100% दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें क्राफ्ट से भी प्यार है, अपने लोगों से भी प्यार है। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। यहाँ पर जो असली फायदा जिन तक पहुंचना चाहिए, जो मेहनत कर रहे हैं उन तक नहीं पहुंचता। ये मैंने बहुत बार देखा है कि जब वो गवर्नमेंट कुछ नया लॉन्च करती है, जैसे गवर्नमेंट ने जीआई टैग दिया, ठीक है, जीआई टैग का तब तक फायदा नहीं है जब तक आप आर्टिसंस के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। जैसे एक हमारे आर्टिसन है, बहुत अच्छा आर्टिसन, 5 साल से काम कर रहे हैं, वो साड़ी बनाते हैं हमारे लिए, उनका नाम है मोहसिन। मोहसिन भाई से मैंने बोला कि मोहसिन भाई आपके बच्चे क्यों नहीं आते यहाँ आपकी हेल्प करने के लिए? आई थिंक अराउंड 65-68। मोहसिन भाई ने बोला मेरे बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है काम करने में। मैंने कहा आपकी तो लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं है इसमें काम करने में। मैंने बोला क्यों? तो बोल रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है और इसमें कोई इस तरह से सपोर्ट भी नहीं है गवर्नमेंट का। तो मैंने बताया उन्हें कुछ पॉलिसीज़ की, आप फ्री एग्जीबिशन क्यों नहीं करते हो, आप वहाँ जाते नहीं हो, आप ऑफिस जाओ ऑडियोपी के, वहाँ पता करो। तो बोले ये सब तो हमको पता ही नहीं है, वो तो बताया नहीं। मतलब अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेकर के आ रही है तो पॉलिसी लाने के साथ साथ उनको अवेयरनेस कैंपेनिंग भी करनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। राइट। एक पॉइंट और मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर कि मेरी बात गवर्नमेंट तक किसी तरीके से पहुँच जाए कि जो आर्टिसंस की नई जनरेशन है उनके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट आए इस आर्ट स्किल को सीखने में। क्यों? क्योंकि चिकनकारी अभी जो कर रहे हैं वो पुराने लोग ही कर रहे हैं, नए लोग बहुत ही कम है, बहुत मेरे ख्याल से 2 से 3% होंगे जो नए लोग इस काम को कर रहे हैं, बाकी सब पुराने लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर वो नए लोग नहीं सीखेंगे इस आर्ट को तो आने वाले 10-12 साल में ये आर्ट खत्म हो जाएगा। तो इसमें गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे सेंटर्स चलाए, ऑन पेपर्स चल रहे हैं सेंटर बहुत सारे, बट रियलिटी में नहीं चल रहा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। सेंटर्स चलाए और ट्रेनिंग दे, स्टाइपेंड दे, सीखने के लिए स्टाइपेंड दे, तो 100% लोग आएंगे। जैसा कि रूना बनर्जी ने जो ओरिजिनल सेवा था 1984 में स्टार्ट किया, उन्होंने एक रेवोल्यूशन ले आया था उस टाइम पे, तब चिकनकारी की आर्ट बिल्कुल खत्म हो रही थी और उन्होंने वो रेवोल्यूशन लेकर आई, अपने साथ 5 से 10 औरतों के साथ शुरू किया और 300 से 400 औरतों के साथ उन्होंने कम्युनिटी बना ली कुछ सालों के अंदर, और उन्होंने मार्केट का अराउंड 30 to 40% चिकनकारी का मार्केट कैप्चर कर लिया। अमेजिंग। तो ये चीज अब करनी चाहिए गवर्नमेंट को कि यहाँ पर उन्हें स्किल्स प्रोवाइड करें, और ऑब्वियसली अगर आप पे कर रहे हो तो वो सीखेंगे, और जब वो सीखेंगे तब उनका इंटरेस्ट भी आएगा, उन्हें पता चलेगा कि हाँ इस आर्ट से मुझे पैसा आ रहा है, तो वो करेंगे उस चीज को।
तो मेरा ये मैं यहाँ पे बैठ के गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज कुछ करिए विद हेरिटेज ट्रेडिशन। ये आर्ट लखनऊ की इकोनॉमी को मैसिव लेवल पे सपोर्ट करती चली आ रही है। लेकिन अभी जैसे टैरिफ का इशू आ रहा है जो यूएस, क्योंकि यूएस सबसे बड़ा मार्केट है अगर एक्सपोर्ट की बात करी जाए। चिकनकारी का यूएस सबसे बड़ा मार्केट है। यूएस सबसे बड़ा मार्केट है। तो यूएस, यूके, देन गल्फ कंट्रीज, ये सब बहुत अच्छे मार्केट है जिसमें यूएस, मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने भी यूएस से स्टार्ट किया था। और लेकिन आज के टाइम पे जैसे वो टैरिफ का इशू आ गया तो अभी यूएस की सेल जो हमारी ड्रॉप हुई, इट्स अराउंड 65% ड्रॉप हो चुकी है बिकॉज ऑफ द टैरिफ। एग्जैक्टली। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो हिट करते हैं। इस पे गवर्नमेंट को काम करना कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी रोल है इसमें, बहुत बड़ा रोल है इसको इम्प्रोवाइज करने के लिए। बहुत बड़ा रोल है। कोमल ये बताना, चिकनकारी इतना एक्सपेंसिव क्यों होता है? मैं जब भी मार्केट में लेने जाती हूँ हमेशा इतना एक्सपेंसिव होता है कि मुझे 2 बार सोचना पड़ता है। इसके पीछे क्या रीजन है? तुमने वर्ड अच्छा यूज किया, एक्सपेंसिव, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं बहुत कॉस्टली है, पर मुझे लगता है कॉस्टली नहीं है, एक्सपेंसिव। क्योंकि चिकनकारी का जो प्रोसेस है ना वो बहुत ही लंबा प्रोसेस है। ठीक है, जब आप चिकनकारी, अब मैं आपको पूरा प्रोसेस बताती हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना लोगों के लिए। क्योंकि मेरे पास भी बहुत डीएम आते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि आपका चिकनकारी बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, जब एज अ ब्रांड, अब मुझे ले लो एज अ ब्रांड, अगर हम कोई कलेक्शन लॉन्च कर रहे हैं उसमें हम 100, क्योंकि मैं D2C ब्रांड हूँ तो हम कोई भी कलेक्शन लॉन्च करेंगे तो अराउंड 80 to 100 पीसेस का कलेक्शन लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले काम होता है फैब्रिक सोर्सिंग। हम लोकल मार्केट से फैब्रिक को सोर्स करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सबसे पहला स्टेप चिकनकारी में आता है वो आता है कटिंग। डिजाइनिंग के बाद कटिंग होती है जो वो मास्टर के पास जाती है। हमारा मास्टर कटर होता है, वो उसकी कटिंग करता है। उसके साथ और भी लोग होते हैं जो करते हैं, 3 से 4 लोग बैठ के उसके साथ ये काम करते हैं। फिर उसके बाद होता है स्टिचिंग। हर स्टेप पे अलग अलग है, कोई एक बंदा एक काम नहीं कर रहा, हर बंदा अलग अलग काम कर रहा है। तो एक सबसे पहले कटिंग हुई, फिर स्टिचिंग हुई। स्टिचिंग के बाद वो छापे के लिए जाता है, ब्लॉक प्रिंटिंग जो लगती है। छापे के बाद वो गांव में जाता है, जो गांव में औरतों को डिस्ट्रीब्यूट होता है और वो लोग काम करते हैं एम्ब्रॉयडरी का उस पे। और बहुत सारी औरतें उस पे काम करती हैं। अगर 100 पीसेज हैं तो आप मान के चलो उसका टर्न अराउंड टाइम आएगा अराउंड 2 months। वो 100 मिनिमम 2 months में हमें मिलेगा वापस। जब वो वहां से वापस आता है उसके बाद वो धोबी घाट पे जाता है, वहां पे उसकी धुलाई होती है। ठीक है, उसके बाद वो जाता है डाइंग पे। अगर प्रोडक्ट डाइबल है तो वो डाइंग पे जाएगा। फिर उसके बाद उसकी फिनिशिंग होती है, थ्रेड्स की कटिंग होती है, फिर पैकिंग होती है। तो आप देखो ये 7 से 8 स्टेप हैं मिनिमम। अगर एड ऑन की बात होती है जैसे मुकेश वर्क चिकनकारी में होता है और कटदाना वर्क होता है, वो प्लस हो जाता है उसमें, एक स्टेप ऐड हो गया, एक स्टेप और ऐड हो गया। तो ये इस तरह का प्रोसेस जो होता है 7 to 8 स्टेप का प्रोसेस, ये इसको लेंदी टीडियस बना देता है, स्लो इंटेंसिव प्रोसेस। तो सबसे बड़ी बात है कि आप देखो ये 7 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। ठीक है, इन सबकी कॉस्ट ऐड होगी इसमें। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट रेडी हुआ। अब एज अ ब्रांड अगर आप देखो तो मुझे अपनी ब्रांड के लिए अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग देखनी है, उसकी ब्रांडिंग करनी है, उसकी मार्केटिंग करनी है, क्योंकि आपको भाई कस्टमर तक भी पहुंचना है ना। तो उसके लिए भी आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। मार्केटिंग पे भी अच्छा खासा पैसा बर्न होता है। अगर आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, पर आज के टाइम पे कंपटीशन इतना हो गया है कि आपको मार्केटिंग, जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग है उसका यूज करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद जो हम बायर एक्सपीरियंस कैसा दे रहे हैं, कि आप गेटवे कैसा यूज कर रहे हो, सिक्योर गेटवे यूज कर रहे हो, होस्टिंग कैसी यूज कर रहे हो, उसके बाद आपका COGS में आपकी सैलरीज, रेंट्स, ये सारी चीजें ऐड हो जाती हैं। ये सब होती है कन्वीनियंट कॉस्ट जो उस प्रोडक्ट में ऐड हो जाती है। उसके बाद वो एक फाइनल प्राइस आता है। D2C ब्रांड्स का एक ऐसा होता है कि जो भी उनका फाइनल प्रोडक्ट रेडी होता है, जो उसका प्राइस होता है, वो जब वो लिस्टिंग पे जाता है, वेबसाइट पे जाता है, तो वो 2.5 to 3 टाइम्स ज्यादा होता है, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स ऐड ऑन करते हैं। चिकनकारी में भी ऐसा। तो अगर हम ये सब फैक्टर्स को एलिमिनेट कर देंगे तो जो कस्टमर सर्विस है, वो हम पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस है, वो हम कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे भी फैक्टर, उसमें हमें लॉस भी होता है। ई कॉमर्स में यू वॉन्ट बिलीव, ई कॉमर्स में 40% रिटर्न है क्लोथिंग ब्रांड में। वो सारी चीजें हमें उसमें इंक्लूड करनी होती है। जो कन्वीनियंस चार्जेस हैं ये इंक्लूड जब होते हैं तो इसका सारा पैसा हमारी जेब में नहीं आता है। इसका पैसा हम मेक श्योर करते हैं कि हम प्रोडक्ट को इम्प्रोवाइज करें, सर्विस को इम्प्रोवाइज करें, और जो हमारा रेम्यूनरेशन है आर्टिसंस को वो फेयर, ये हमारा जो है ये प्रायोरिटी होती है। अगर हम
कुछ अर्न ही नहीं करेंगे एज अ ब्रांड। अगर हम कुछ भी प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहे हैं, हम अपने आर्टिसंस को क्या देंगे? कुछ नहीं दे पाएंगे। वो सिर्फ एक सर्वाइवल पे चलेगा, हाँ तुम काम कर रहे हो, हम तुम्हें इतना पे कर रहे हैं, या हम उसे सिर्फ बार्गेनिंग करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कॉस्ट को ऐड करती हैं और उसको एक्सपेंसिव बनाती हैं। बहुत अच्छे से तुमने एक्सप्लेन करा कोमल, सच में इतनी नॉलेज तो मुझे मुझे लगता है किसी भी कस्टमर को होगी नहीं। मतलब आज आपने ये चीज वैलिडेट कर दिया कि अगर कोई भी चीज, एक चिकन कारी अगर एक्सपेंसिव है तो वो क्यों एक्सपेंसिव है। आपको कोई सजेशन है उनके लिए जिनको अपना चिकन कारी का खुद का ब्रांड स्टार्ट करना है? हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस से कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप आज के टाइम पे अपना ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो चिकन कारी का, तो सबसे पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आपका इंटेंशन क्या है। इट्स जस्ट प्रॉफिट मेकिंग या आप आर्ट को साथ में लेके चलना चाहते हो, क्योंकि दोनों चीज़ें अगर आप लेकर चलना चाहते हो तो आपको एक बैलेंस बनाना होगा। दूसरी चीज़ कि आपको फर्स्ट डे से ही अपनी यूनिट इकोनॉमिक्स पता होनी चाहिए कि अगर हम जो प्रोडक्ट बनवा रहे हैं उस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या आ रही है, उसे हमें कैसे प्रमोट करना है, उसके बाद हमें उसे कैसे सेल करना है, और हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो टारगेट ऑडियंस जैसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेटा, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ये सब इतना कुछ भी नहीं था। इंस्टाग्राम एल्गोरिथम हमेशा हमारे फेवर में काम करता था। बट आज का टाइम चेंज हो चुका है, कंपटीशन तगड़ा है चिकन, इट्स लाइक कट थ्रोट कंपटीशन इन चिकन कारी। मेरा मानना है पर्सनली कि अगर आप ये सोच रहे हो कि सब कुछ मैं अकेले ही कर लूंगा या कर लूंगी, तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। क्योंकि ऐसा हुआ हमारे साथ, जब हमने अपना फर्स्ट ईयर 75 लाख पे क्लोज किया तो फिर हमें लगा हम आगे कर लेंगे, खुद ही कर लेंगे हम दोनों। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी तब हम ही अपना प्रोडक्ट भी एक्विजिशन करते थे, हम उसे पैक करते थे, लिस्ट करते थे, शूट करते थे, सब कुछ करते थे, तो बहुत कुछ छूटता जा रहा था। फिर हमने अपनी टीम को इंट्रोड्यूस किया, एक एक दो करके लोगों को इंट्रोड्यूस किया। आज हमारे पास 40 की टीम है, तभी हम उस चीज हम ग्रो कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपको अपने सिस्टम्स नहीं पता है, अगर आपको ये नहीं पता कि हाँ हमें नेक्स्ट ईयर किस टर्नओवर पे क्लोज करना है, आपने अगर प्लानिंग नहीं की तो 100% आप फेल हो। लेकिन अगर आप प्लानिंग प्रॉपर कर रहे हो, सिस्टम्स प्रॉपर रख रहे हो, तो 100% आप स्केल करोगे। वाह, चिकन कारी मुझे हमेशा से बहुत पसंद थी, हमेशा से। लेकिन इसके पीछे की इतनी सारी जो टेक्निकलिटीज आपने बताई हैं, और इसका क्या रीजन है, कहाँ से आता है, कैसे आता है, और जितनी भी चीजें इसमें इन्वॉल्व है, कौन सी चीजें फेक है, कौन सी चीजें रियल है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे एक्चुअली आपसे बात करके, मतलब ये आपकी इन्फॉर्मेशन से ये पता चल रहा है कि आपने ग्राउंड लेवल पे कितना काम करा है। हाँ, जैसे आपने जो लास्ट क्वेश्चन पूछा ना, उसमें मैं ये भी इंक्लूड करना चाहूंगी कि ग्राउंड लेवल पे जरूर काम करें, क्योंकि अगर आप ग्राउंड लेवल पे काम करोगे तो आप सारी सच्चाई जानोगे, आपको जो रियल सिचुएशन चल रही है वो आपको पता चलेगी। अगर आप कहीं बाहर बैठ के काम कर रहे हो और आप सोच रहे हो नहीं सिर्फ मैं ऑनलाइन ही सब चीजें कर लूंगा या कर लूंगी, तो वहां पे आप बहुत सारे स्टेप्स पे फेल होंगे, क्योंकि ऑन ग्राउंड आपको बहुत सारी चीजें ऐसी पता चलती है जो आपने कभी नहीं जानी होती, और वो एड ऑन करती है आपको आगे के लिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं लखनऊ से हूँ, तो मेरे लिए प्रिविलेज रहा कि मुझे बहुत आसानी से सब चीज़ें पता चल गई, और मेरी मदर को काफ़ी कुछ चिकन कारी की नॉलेज थी, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। फिर मेरे साथ जो मेरे को फाउंडर हार्दिक थे, उन्हें बहुत सारी नॉलेज थी डिजिटल मार्केटिंग की, तो मेरी काफ़ी हेल्प हो गई। तो मुझे लगा कि ये सारा सब कुछ सर्कमस्टेंसेस मेरे लिए ही बन गए। तो अगर कोई भी स्टार्ट कर रहा है, उन्हें ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स को अपने ध्यान में रखना होगा। थैंक यू कोमल, आपने इतना अच्छा पॉडकास्ट करा, आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी। मुझे लगता है किसी को भी नया ब्रांड शुरू करना है, आई गेस उसके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है कि वो अपनी नई ब्रांड शुरू कर सकता है। तो मुझे कंसेशन कितना मिलेगा द चिकन लेबल से? आपको फ्री मिलेगा। वाओ